नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। चुनाव निपट गए और चुनाव और गोदी मीडिया का जो रिश्ता है वो हमने खूब देखा पूरे चुनाव के दौरान। गोदी मीडिया जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री महोदय का इंटरव्यू लेता रहा, सबसे मजेदार था एक इंटरव्यू में एक एंकर ने उनसे पूछा कि चुनाव तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है और मोदी जी मुस्कुरा रहे थे। रजत शर्मा ने तो अपने यहाँ प्रधानमंत्री की सभा करवा डाली और क्या क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद भी कोई सबक लेने की जगह गोदी मीडिया कभी यूट्यूबर्स को दोषी ठहरा रहा है, कभी वो नेहरू से मोदी जी की तुलना करने के लिए लगा हुआ है। मैं हमेशा सोचता हूं कि क्रिकेट में जब रिकॉर्ड टूटता है, डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा या सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा जब सचिन तेंदुलकर ने, तो पहला शब्द कहा कि वो महान थे। और रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए, उसमें पुराने को अपमानित करने का कहीं भाव नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ रिकॉर्ड टूट रहे हैं, ये सारी बातें हो रही हैं। विदेश में डंका बजता है मोदी जी का, ये हम लगातार सुनते रहते हैं, लेकिन इन चुनावों को विदेशी अखबारों ने भी कवर किया है और चुनाव के जो रिजल्ट्स आए हैं उन पर भी विदेशी अखबारों ने अपने तरीके से रिपोर्ट किया है। तो ये डंका कितना बजा है इस चुनाव को, वो किस तरह से देख रहे हैं, और इसके साथ साथ हाल फिलहाल में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से फलस्तीन को लेकर वहां पर सीज फायर को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है, और साथ में जो नया मंत्रिमंडल बना है, हालांकि विदेश मंत्री पुराने ही हैं, उन्होंने जिस तरह से जो बातें की हैं चाइना के बॉर्डर को लेके, पाकिस्तान के बॉर्डर को लेके, और उसके पहले पीओके को लेकर जो हल्ला हुआ था कि पीओके पे कब्जा किया जाएगा, उसके मद्देनजर किस तरह से विदेश नीति रहने की संभावना है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे आज भाई प्रकाश जी से। प्रकाश भाई नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो कितना डंका बजा है सर, और कैसे डंका बजा है? मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं। विदेशी मीडिया, हमारे चुनाव रिजल्ट, ये सारा कुछ आप जिस तरह से ने शुरुआत करें, फिर आगे बातचीत होती है। देखिए, हमारे लोकतंत्र में और हमारी चुनावी प्रक्रिया में जो खामियां हैं उसको हम भी समझते हैं और बाहर के लोग भी समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि कैंपेन किस तरीके से होता है, पैसे रुपए की क्या भूमिका होती है। लेकिन उसके साथ साथ दुनिया भर में ये कौतूहल होता है कि इतनी बड़ी तादाद में मतदाता हैं, इतना बड़ा देश है ज्योग्राफिकली, और किस तरीके से हमारे चुनाव कर्मी मेहनत करके, सुरक्षा कर्मी उस चुनाव को संपन्न कराते हैं, और ये कई दशकों से लगातार हो रहा है। तो इसको पूरी दुनिया जो है बड़े सम्मान के साथ और कौतूहल के साथ देखती है। इसलिए इस बार भी वो देख रही है, तो कोई अचरज की बात नहीं थी। लेकिन चुनाव के रिजल्ट को भी और चुनाव के कैंपेन को भी पश्चिमी मीडिया ने खासकर जिस तरीके से कवर किया, मैं कहूंगा, आप जानते हैं, आपके कार्यक्रम में भी कई बार मैं बोला हूं और ऐसे भी मैं बोलता रहा हूं कि पश्चिमी मीडिया के बारे में हमें बहुत एक क्वेश्चनेबल एटीट्यूड रखना चाहिए, उस पर सवाल उठाना चाहिए। लेकिन मैं उनकी बड़ाई करूंगा कि वो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया से, हमारी जो लीगेसी मीडिया है, उससे कहीं बेहतर कवरेज जो है वह, चाहे आप पश्चिम के चैनलों को या उनके अखबारों को ले लें, या अल जजीरा को ले लें, या इवन चाइनीज मीडिया को ले लें। इवन चाइनीज मीडिया तो काफी, मैं देख रहा था, मुझे आश्चर्य भी हो रहा था कि वो थोड़ा सा प्रो गवर्नमेंट एटीट्यूड भी उसका था कहीं ना कहीं। तो खैर, एनीवे, चुनाव के रिजल्ट को जिस तरीके से पश्चिम ने देखा वह बड़ा इंटरेस्टिंग दो तरीके से। वही मीडिया बार बार लगातार पिछले 10 सालों से मोदी सरकार की बड़ाई इसलिए कर रही है कि मोदी सरकार आर्थिक सुधारों को बड़ी तेजी से लागू कर रहे हैं, और वही मीडिया पॉलिटिकली और सोशल इश्यूज पर उनको कटघरे में भी खड़ा करती रही। लेकिन चुनाव के रिजल्ट को जिस तरीके से पश्चिम की मीडिया ने देखा है, मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा। और उन्होंने बिना लाग लपेट के बताया, सिंपल सी चीज, जो कि नंबर बता रहे हैं, जो आपको और हमको किसी को भी साफ साफ दिख रहा है कि भाई बहुमत नहीं मिला है। अब हमारी मीडिया ने जिस तरीके से उसको खींच खांच के प्रस्तुत करने की कोशिश की, वैसी कोशिश पश्चिम ने नहीं की, और उन्होंने साफ साफ कहा कि तीसरी बार सरकार बना रहे हैं लेकिन गठबंधन होगा। कुछ अखबारों ने यह भी लिखा कि गठबंधन में जो पार्टियां हैं वो पार्टियां कहीं ना कहीं इनके हिंदुत्व की राजनीति पर नकेल कसने का काम करेंगी। और यह हुआ कि तमाम इतने बड़े प्रचार के बावजूद, इतना बड़ा संसाधन, इतना सब कुछ तामझाम, उसके बावजूद मोदी जो है बहुमत नहीं ले आ पाए। इसको रेखांकित किया गया पश्चिमी मीडिया में, जिसको कि नंबर होते हुए भी हम उस तरीके से नहीं देख पाए, मतलब हमारी मीडिया नहीं देख पाई।
तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि आर्थिक जो नीतियां हैं हमारी सरकार की और उसकी जो राजनीतिक तौर तरीका है, उसका जो सोशल पॉलिटिक्स है, उसमें कहीं ना कहीं जो आप और हम देश के भीतर रह के देख पाते हैं बहुत नजदीक से, उसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन है, गहरा कनेक्शन है, कहीं ना कहीं नहीं बल्कि गहरा कनेक्शन है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वही पश्चिम की मीडिया पिछले 10 साल से उसको ये बात क्यों नहीं दिख पा रही थी कि आर्थिक सुधारों के नाम पर असल में क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी असल में कहां जा रही है। जो नंबर सरकार दिखाना चाहती थी, जो सुर्खियां बनाना चाहती थी, चाहे वो जीडीपी हो चाहे सब कुछ हो, उसको वो लोग भी हाईलाइट कर रहे थे। लेकिन उनको यह इल्हाम अभी क्यों हुआ कि ये प्रॉब्लम्स थी इसलिए ये रिजल्ट आया। एक तो ये मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा। दूसरा मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा कि हमारी मीडिया जब भी अच्छा जीडीपी का नंबर आता है या और भी एफडीआई या जीएसटी कलेक्शन की बात आती है या डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स वगैरह के कलेक्शन की बात आती है, तो उसको काफी हाईलाइट किया जाता है कि भाई इतना देखो नंबर आ रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से, जब हमारे आयात भी घट रहे हैं, निर्यात में भी कमी आई है और इस वजह से हमारा व्यापार घाटा कम हुआ है। व्यापार घाटा कोई इस वजह से कम नहीं हुआ कि हमने कोई निर्यात एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा दिया। हाँ। और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि हमारे यहाँ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई है, वो घट रहा है, वो कम आया, पिछले साल भी कम आया है और अभी हाल फिलहाल के महीनों में वो घटा है। और यह हमारी मीडिया उस पर चर्चा नहीं कर पा रही है। और इसको कुछ मैंने देखा कि पश्चिम के अखबारों ने इसको अंडरलाइन किया कि इकोनॉमी को लेके जो एक कंफर्टेबल सिचुएशन दिखाना चाहती है मोदी गवर्नमेंट, वो उतना कंफर्टेबल नहीं है। और मुझे अच्छा लगा कि शायद इंडियन एक्सप्रेस ने या और भी कुछ अखबारों ने किया है हमारे यहाँ कि मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा झटका उन जगहों पे लगा है जहां पे लोगों की प्रति व्यक्ति आय, उनकी क्रय शक्ति जो है वो कम है या कम हुई है। तो मैं अगर तुलनात्मक रूप से कहूं तो गोदी मीडिया ने या मेन स्ट्रीम मीडिया ने न सिर्फ चुनाव प्रचार के दौरान अपने पाठकों को, अपने देखने वालों को निराश किया, बल्कि चुनाव रिजल्ट के बाद भी उनको, जैसे कि आपने बताया कि नेहरू की बात, उसी में मैं जोड़ना चाहूंगा कि अभी जब विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था और वो स्टैंड में बैठे थे, ये मैदान में थे, वो जमीन पर उन्होंने लेट के उनको वो किया। तो एक जो ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए, आप नेहरू की आलोचना करें, आप इंदिरा गांधी की आलोचना करें, आप नरसिंह राव की करें, जिसकी करना है वो कर रहे, लेकिन कम से कम एक आभार, एक कृतज्ञता तो होनी चाहिए कि हमारे जो पुरखे गए वो उन्होंने किस तरीके से हमारे लिए एक रास्ता बनाया। मतलब इतना भी काफी है प्रकाश भाई कि आप ये सोच लें कि 3 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, वो एक बार चुनाव लड़के 15 साल सत्ता में बने रह सकते थे। उस समय तानाशाही, जितने देश आजाद हुए अगर आप देखेंगे तो हर जगह किसी न किसी तरह की तानाशाही आई है, लेकिन वो 3 बार चुनाव मैदान में गए और उसके बाद भी लगातार हमारे यहाँ चुनाव हुए, तानाशाही नहीं आई। और वही वजह थी कि सत्ता पलटी, एक विचारधारा गई, दूसरी विचारधारा गई, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी, सबके लिए स्पेस क्रिएट हुआ। और वो क्रिएट करने में नेहरू की भूमिका जितनी बड़ी थी, सिर्फ उसके लिए भी उनको थैंक यू बोला जा सकता है। बिल्कुल। और पार्टी के अंदर भी, मतलब वो चाहते तो अपने समय में कम से कम कांग्रेस पार्टी के भीतर जो उनके आलोचक थे या उनको लग सकता था कि बाद में दिक्कत हो सकती है इन लोगों से, तो वो उनको भी पसंद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं ऐसा किया। तो मैं समझता हूं कि एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की तुलना करके हमारी मीडिया या हमारे विश्लेषक नरेंद्र मोदी के साथ भी कोई न्याय कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं देख रहा था कुछ अखबार, उस दौर में ही मैं पढ़ रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ा था, एक आध जगह और पढ़ा था कि जिस तरह से मोदी बिल्कुल सांप्रदायिक प्रचार पे उतर आते हैं। हर चुनाव का हाल है, इस चुनाव में थोड़ा ज्यादा आगे चले गए, मंगलसूत्र और क्या क्या, मुसलमानों के आरक्षण को लेकर लगातार, मतलब मुसलमान शब्द का बार बार उपयोग करना, उसको लेकर भी काफी तल्खी दिखाई दी मुझे इंटरनेशनल मीडिया में। बिल्कुल। और बल्कि सिर्फ उन्हीं की बात नहीं, और भी चीजें जो हो रही थी, जैसे कि आपने देखा कि जॉन ओलिवर जैसे बड़े व्यंग्यकार ने जो है भाजपा के कैंपेन पर ही कार्यक्रम किया, और ऐसी और भी चीजें आई। हाँ, तो मुझे लगता है कि एक बढ़िया छवि तो नहीं पेश कर पाए।
और मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं एक देखिए, हमारा लोकतंत्र सिर्फ लोकतंत्र नहीं है, एक सिर्फ व्यवस्था की ही बात नहीं है, वो तो है ही, वो एक सॉफ्ट पावर है हमारा। आज हम दुनिया के सामने, हम बार बार क्या कहते हैं, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, हम विविधताओं का देश हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। हमने आप जैसे आपने कहा कि वो तानाशाह बन सकते थे, लेकिन देखिए हम 75 साल से जो है डेमोक्रेटिक रहे, बिल्कुल। जबकि क्या बोला था विंस्टन चर्चिल ने, वो दुनिया जानती है कि अरे हम किसको शासन सौंप रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सॉफ्ट पावर है, जो हमारे लोकतंत्र का की जो इमेज दुनिया के सामने है, उसको भी हमारी चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो या हमारी सरकार हो या हमारी लेगेसी मीडिया हो, उसको उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उससे कोई बाहर में आप ठीक है कुछ पैसे बढ़ा देते हो। एक और प्रकाश भाई, एक और बड़ा मजेदार दृश्य दिखा राष्ट्रपति जी के भोज में, मुइज़ू को लेके, मालदीव वाले मुइज़ू को लेके हम लोगों ने पहले भी बात की है, उनको लेके इतना तमाशा हुआ, ट्रोलिंग हुई, बायकॉट मालदीव हुआ। मतलब यह हास्यास्पद था कि ईज माई ट्रिप जो टिकट बुक करता है वो एक किसी जगह की टिकट बुक कराना बंद कर दे। ये पागलपन की हद थी, और उसमें सारे लोग उतरे। उसके बाद मोदी जी शपथ लेते हैं, उसमें मुइज़ू को ससम्मान बुलाया जाता है, और राष्ट्रपति भवन के भोज में मोदी में आपसे बेहतर कोई ये चीज नहीं जानता है कौन किसके बगल में बैठेगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी चीज होती है, ऐसा नहीं कि जिसको जहां जगह मिली बैठ गया। तो वहां मोदी जी तमाम देशों के नेता हैं, लेकिन मुइज़ू के बगल में बैठे हैं, और बाकायदा वो तस्वीरें, वो वीडियोज आती हैं जिसमें वो लोग बात कर रहे हैं। वो किस भाषा में बात कर रहे थे मैं नहीं जानता, लेकिन वो बात कर रहे हैं, ऐसी तस्वीरें आती हैं। तो ये जो पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ट्रोलिंग और तमाशा इजराइल को जो हो रहा है वो देख ही रहे हैं हम लोग, जो कर रहे हैं। मोदी जी ने क्या संदेश दिया है कि प्लीज मत करो भाई, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये सब नहीं चलता है, या कोई और बात है? इनफैक्ट अगर पंडित नेहरू से, अगर मुझसे, अगर प्राइम मिनिस्टर अगर मेरे से सलाह लें उनकी पार्टी कि पंडित नेहरू से क्या सीखा जा सकता है, एक कोई चीज बताओ, तो मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री नेहरू छोटे देश हों या बड़े देश हों, वो किसी खेमे के देश हों, सुपर पावर्स हों, उनके साथ किस तरीके से वो बराबरी के साथ उनको बराबर का सम्मान देना और एक ग्लोबल सहकार की तरफ सबको लेके चलने की कोशिश और खुद के लिए बराबर का सम्मान लेना, ये भी एक साथ बात थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो स्टेट्समैन थे, वो प्रधानमंत्री नहीं भी होते तो स्वतंत्रता की लड़ाई में जो उनका योगदान था, उनका जो लेखन था, वो दुनिया भर में जो आजादी की लड़ाई के दौरान ही कई जगह जाके जो उन्होंने संबोधन किया है, मैं बार बार याद दिलाता हूँ। स्पेन में गृह युद्ध के दौरान उनको ले जाया गया था फ्रंट तक, जो अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान था, और वो एक गुलाम देश के नागरिक थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं थे। बिल्कुल, और मैं यह भी कहूंगा कि पंडित नेहरू इसमें आपके पड़ोसी देशों के साथ जो उनका रिलेशन रहा, आप ये देखें कि 60 साल हुए थे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के, उस पे उन्होंने, मैं ये कहानी बार बार कहता हूं, उन लोगों ने एक सर्वे कराया कि चीन पर कौन सी विदेशी विभूतियों का सबसे ज्यादा प्रभाव है आधुनिक लोगों में। उसमें भारत से 2 नाम थे, पंडित नेहरू का और गुरुदेव टैगोर का। तो एक तो ये चीज। अब मालदीव पे मैं आता हूं कि अगर इसको, हालांकि वो तो हमारी पूरी राजीव गांधी के टाइम में आपने देखा कि तख्ता पलट हुआ था और उसमें भारत ने किस तरीके से सहयोग दिया था। इंद्र कुमार गुजराल के टाइम में एक, जिसको हम लोग गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में, अभी भी वो स्पीच है यूट्यूब पे, बहुत शानदार भाषण है फॉरेन पॉलिसी को लेके कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि नेबरहुड फर्स्ट, सबसे पहले मुझे अपने पड़ोसियों के साथ जुड़ना होगा। और इस जिसको कि आज के डेट में बहुत सारे हमारे लोग भी उसके लिए चैंपियन कर रहे हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, और उसमें इवन राइट विंग के भी इंटेलेक्चुअल शामिल हैं, कि रीजनलिज्म को हमारी विदेश नीति का कोर बनाना पड़ेगा। इसमें 3 चीजें हैं। एक जो हमारा इमीडिएट नेबर है, जो हमारा साउथ एशिया है, जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं जिनसे हमारी सीमाएं लगती हैं। एक जो है थोड़ा आगे का नेबरहुड है, जैसे सेंट्रल एशिया, ईरान, इस तरीके के देश हो गए, या हिंद महासागर, एशिया पैसिफिक के द्वीपीय देश हो गए। और एक एक्सटेंडेड नेबरहुड, जैसे यूरेशिया तक आप चले गए। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री ने, इससे पहले बजट में अनाउंस हुआ था कि मालदीव को जो पैसा अनुदान दिया जाता है, जो उनको कर्ज दिए जाते हैं, वो दिए जाएंगे, और भी जो कार्यक्रम चल रहे हैं। उसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना हुई है, भारत और चीन ने मालदीव के साथ समझौता करने की बात कही है कि हम अपनी करेंसीज में जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और मुइज़ू का
जो यह जेस्चर है, और इससे पहले जब वो दुबई जलवायु सम्मेलन में मिले थे, मुझे लगता है कि ट्रोलों को, और देखिए, मुझे आम ट्रोलों से उतनी शिकायत नहीं है जब पूरी मीडिया आपकी लग जाती है, पूरा इवन की सत्तारूढ़ दल के लोग, नेता लग जाते हैं उन कामों में, तब मुझे दुख होता है कि भाई ये क्या हो रहा है। आपने देखा, एक मतलब अगर थोड़ा डाइग्रेस करें, कि अयोध्या वाला जो चुनाव रिजल्ट का मसला था, ट्रोल क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो एक चीज हो सकती है, लेकिन बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पत्रकार उस वही चीज कह रहे हैं, तो वो चीज आपको रोकनी चाहिए, और इसका असर पड़ता है बाहर में। इस आपके जब ऑफिसर जाते हैं, खास तौर से सोशल मीडिया के आने के बाद ये असर ज्यादा है, क्योंकि सब कुछ दिखाई देता है। आप हिंदी में भी लिखते हैं तो वो उनकी भाषा में ट्रांसलेट हो जाता है। जब सोशल मीडिया नहीं था तो अंदर थोड़ा बहुत चलिए अपने अखबार में छाप लीजिए, उसका बहुत फर्क नहीं पड़ता था। बिल्कुल। और मान लीजिए कि मालदीव तो छोटा देश है, उसके वो भारत पर एक तरीके से उसकी डिपेंडेंसी भी है, लेकिन कोई बड़े देशों के बारे में भी जब हम करने लगते हैं, जैसे कतर के बारे में आपको याद होगा, जब बिल्कुल वहां नौकरी से किसी को निकाला था तो पूरा कतर कतर होने लगा था, जबकि आप जानते हैं कि हमारा जो गैस आ रहा है उसका बड़ा हिस्सा जो है कतर से आ रहा है, कतर से आता है। तो उसी तरीके। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि अभी मैं एक क्लिप वायरल भी हो रही है, एएनआई के पॉडकास्ट का है, उसमें एक बौड़म जो है वो कह रहा है कि कश्मीर में जनसंहार करना चाहिए, इजराइल बना देना चाहिए उसको, और वी शुड डू इजराइल टू कश्मीर, ये भाषा थी। और जब ये पॉडकास्ट टेलीकास्ट हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उसी समय भारत की ओर से जो विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ ब्रिक्स का, उसमें जो भारत के प्रतिनिधि गए थे, चूंकि जयशंकर नहीं जा सकते थे क्योंकि ये सरकार गठन और ये सारी चीजें हो रही थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोल रहा है, जनरल असेंबली बोल रही है, दुनिया भर के तमाम वो स्टूडेंट्स जो सड़कों पे हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप ये सीज फायर करो, ह्यूमैनिटेरियन एड दो, और रीबिल्ड करो, और फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन में मेमोरी दो, और उसको स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दो। ये भारत सरकार की घोषित पॉलिसी और कल की पॉलिसी है, भारत सरकार के वेबसाइट पे लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि जो राइट विंग के जो नामचीन लोग हैं, जिनको प्लेटफॉर्म्स मिले हुए हैं, जो स्क्रीन्स पे दिखते हैं, जो अखबारों में छपते हैं, उनको कम से कम ट्रोलों की तरह, और ट्रोलों से मैं ज्यादा कहूंगा कि उनको जोम्बियों की तरह हरकत नहीं करनी चाहिए। हम लोग उस विंग के ना हो, दूसरे विंग के हों, ठीक है, सरकार से हमारे विरोध अपने तरीके के होते हैं, लेकिन जहां इंटरनेशनल पॉलिसी का मामला होता है प्रकाश, चाहे आप हों, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे जैसे तमाम लोग हों, सबके बावजूद थोड़ा जबान संभाल के बोलते हैं। हम एक भारतीय नागरिक हैं, भारत में रहते हैं, भारत का अपना एक स्टैंड है, और एक भारतीय का कहना कई बार बहुत दूर तक चला जाता है। तो इंटरनेशनल पॉलिसी में कम से कम अपने सरकार के साथ खड़ा होना तो सीखना ही चाहिए, सरकार की आलोचना भी करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसका भी एक तरीका होता है, उसको वैसे नहीं करना चाहिए जैसे आप नाली के झगड़े में और सड़क के झगड़े में करते हैं। और अशोक भाई, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि अभी दुनिया भर में सबसे बड़ा जो डायस्पोरा है वो भारतीयों का डायस्पोरा है। हम सिर्फ अमेरिका में और यूरोप में और मिडिल ईस्ट में नहीं है, हम दुनिया के तमाम देशों में थोड़ी बहुत संख्या में फैले हुए हैं। अफ्रीका आप ले लें, आप इवन मालदीव में ले लें, मालदीव में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो जब उनको लगता होगा, या देश के किसी राज्य में चले जाइए तो हमारे पूर्वांचल और बिहार के लोग जरूर मिलेंगे, और दुनिया के किसी देश में चले जाइए वहां हमारे भारत के लोग जरूर मिलेंगे, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपके तो ज्यादा संपर्क है, आपकी बच्ची भी वहां है, कि आप वहां देखेंगे कि जो साउथ एशिया के लोग हैं और फिर थोड़ा सा ब्रॉडर एशिया के जो लोग हैं, इनके अपने अपने यूनियन और ग्रुप्स और समूह बने हुए हैं, कल्चरल भी, सोशल भी, और डिफरेंट इदारों में भी। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि वहां जो हमारे लोग होंगे और वहां के लोग पूछते होंगे कि यार ये तुम्हारे यहाँ के लोग ये सोशल मीडिया पे हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, वो क्या जवाब देते होंगे। जबकि हम लोग, अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो भारतीय जो डायस्पोरा है वो एवरेज सबसे पढ़ा लिखा कम्युनिटी है, इवन व्हाइट से भी ज्यादा, और सबसे इनकम में, कम्युनिटी वाइज इनकम में हम नंबर 1 है, इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स। आज अरब है तो उसमें हमारा खून पसीना शामिल है। तो हमें
और उसके लिए वहां पे आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। ये भी आपका एक सॉफ्ट पावर है। ये जो डायस्पोरा है, ये जो लोग आपके गए हैं, चाहे वो अकुशल मजदूर हो या चाहे किसी बड़ी हाईटेक कंपनी का सीईओ हो, तो मुझे लगता है कि ये ट्रोल ये समझ नहीं पाते। ये 2 मिनट इनको सोचना चाहिए कि इस तरीके की चीजें कितनी कई लेवल पर नुकसानदेह हो सकती हैं, कई लेवल पर नुकसानदेह हो सकती है। अब ये आपने छेड़ ही दिया है, तो बेटी की बात छेड़ दी है। बेटी तो खैर लगातार झंडा लेके जाती है, वो तो लगातार जाती है और आंदोलनों में। लेकिन मेरे एक दोस्त के बेटे के साथ बहुत मजेदार यूएस में हुआ। यूएस में वो गया हुआ था, यही जो चल रहा था, कैंपिंग चल रही थी, तो अपनी यूनिवर्सिटी की कैंपिंग में था वो। तो उससे एक अरब ने कहा कि यू आर पाकिस्तानी, तो उसने बोला नो आई एम इंडियन। तो 2-3 बार उसने कंफर्म किया। जब कंफर्म हो गया कि ये इंडियन है, तो वो रो पड़ा और उसको गले से लगा लिया था। बोला कि उसने कहा कि वी नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम इंडिया। ये एक अरब मुल्क का लड़का बोल रहा है, 24-25 साल का लड़का होगा, कि वी नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम इंडिया। अरब के साथ हमारे रिश्ते किस तरह के रहे हैं, हम किस तरह से साथ में खड़े हुए हैं और वो भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये उसको सारे को इन ट्रॉल्स ने सारा पलट के रख दिया। खैर, एक आखिरी सवाल, जब फलस्तीन की बात आ ही गई है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस बार मजेदार एक प्रस्ताव पास हो गया और इस बार जो है रशिया एब्सटेन कर गया। अमेरिका था तो रशिया एब्सटेन कर गया। रशिया का कहना है कि ये पूरा प्रो इजराइल है, लेकिन इजराइल उसको भी मानने को तैयार नहीं है। वार काउंसिल से इस्तीफे शुरू हो गए हैं। क्या चल रहा है, थोड़ा शार्ट में उसको भी समझा दीजिए। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल में एब्सटेन करना और सपोर्ट करना, आप ही के कार्यक्रम में मैंने बताया कि ये होता है कि वो प्रस्ताव लाएं तो वो बैठ जाएं, ये लाएं तो वो बैठ जाएं, ये होता है। लेकिन एटलीस्ट ऑन पेपर ये एक वेलकमिंग डेवलपमेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज कि नेतन्याहू लगातार बोलते रहे हैं कि वो नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा इस बात को। इस बीच में जो और भी चीजें हुई हैं प्रकाश भाई, मैं दर्शकों के लिए बता दूं, क्योंकि इधर इजराइल पे हम बहुत अपडेट नहीं कर पाए, क्योंकि एक आध नहीं कई चीजें हुई हैं। आईसीसी में मामला गया था, तो आईसीसी के जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने प्रोसिक्यूट करने के लिए रिकमेंड किया है। आईसीजे का मामला यह है कि साउथ अफ्रीका के पीछे पीछे अब स्पेन भी जा रहा है। यूएनजीए से तो हम लोगों ने बात की ही थी, प्रस्ताव आ गया था। तो अब ये हाईएस्ट लेवल पे हम कह सकते हैं कि दुनिया के हाईएस्ट लेवल पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से ये प्रस्ताव आ गया है और ये बाइंडिंग होता है। ये मैं दर्शकों को बता रहा हूं, प्रकाश को नहीं बता रहा हूं। तो उसके आगे यूएन सिक्योरिटी के काउंसिल के प्रस्ताव के बाद क्या होगा वो समझते हैं। जी प्रकाश। अब यह देखना है कि अमेरिका क्या खुद अपने प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा होता है। उसने पारित तो करा लिया, लेकिन लागू कराएगा कि नहीं कराएगा। आप सोचिए कि मानवीय मदद देने के लिए उसने समंदर में एक प्लेटफॉर्म बनाया और उससे इजरायली सैनिक घुसाए गए और थोड़ा सा खर्चा हुआ और बड़ा खर्चा दिखाया गया। मतलब अमेरिकी टैक्स पेयर्स को उसमें भी जो है धोखा दिया गया। एक तो ये चीज की देखना है कि अमेरिका क्या कर रहा है। देखिए, यहां सिंपल सी चीज है, युद्ध रुकेगा, नेतन्याहू की गद्दी जाएगी। ऑलरेडी 4-5 मिनिस्टर्स जो है रिजाइन कर चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं। हाँ, तो अगर गाजा में जनसंहार रुकेगा, नेतन्याहू की गद्दी खतरे में। अगर यह जनसंहार चलता रहेगा तो बाइडेन की गद्दी खतरे में। सिंपल इक्वेशन है। अब इन दो इक्वेशन के और सुनक की तो ऑलमोस्ट गई, ऑलमोस्ट नहीं, 100% वो फॉरगॉन कंक्लूजन है और इसको वो लोग भी मतलब मान रहे हैं। और ये और बहुत बड़ा गैप है। अगर वो गैप को मैनेज भी करने की कोशिश करेंगे तो वो हो नहीं पाएगा। और उसके कारण सिर्फ इंटरनेशनल कारण नहीं है, वहां की आर्थिकी जो है बहुत बड़ा एक वो है। और आर्थिकी, और एक नॉर्मल सी चीज मैं कहूंगा यहाँ पे, आर्थिकी जो पश्चिम में खराब हो रही है वो सिर्फ इसलिए नहीं खराब हो रही कि चीन से अब सस्ता सामान जाना बंद कम हो गया है, अब महंगा हो गई है, चीजें महंगी हो गई हैं, या रसिया से जो है सस्ता तेल गैस नहीं जा रहा, सिर्फ इतनी बात नहीं है। या अब रिफ्यूजी उस तरीके से नहीं मिल रहे हैं कि आप अपना फैक्ट्री वगैरह चला सकें कम पैसा देके। यह भी है कि आपने जो ये 200-300 साल दुनिया में उपनिवेश और साम्राज्यवाद किया था वो खत्म हुआ है। तो वो जो आपने पूंजी जमा करके रखी हुई थी, एक तो वो पूंजी कुछ लोगों के हाथों में कंसंट्रेट होती गई है पिछले 5-6-7 दशकों में, और दूसरी तरफ कि अब वो चीजें नहीं आ रही। अब आपको सस्ता चीनी प्लांटेशन से कहां से आएगा? मॉरिशस से, फिजी से और सूरीनाम से कहां से आएगा? इंडिया से अनाज कहां से जाएगा सस्ता, या कॉटन कहां से जाएगा? तो वो वेस्ट को वो भी समझना चाहिए कि आपने जो ये किया है अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में और एशिया में, अब आप उस हैंगओवर से बाहर निकलिए। अब आपको भी हमारी तरह जो है मतलब थोड़ा हाथ पैर चलाना पड़ेगा, बहुत हो गया। तो ये चीजें हैं। और मैं जहां तक गाजा में अभी देख रहा हूं कि अगेन मतलब मेरी विशफुल थिंकिंग हो सकती है कि मैं कुछ राहत देखने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ हो सकता है।
लेकिन नेतन्याहू जिस लेवल पे चले गए हैं, अब वहां पे आप उम्मीद भी क्या रख सकते हैं? आपने देखा कि यूक्रेन की पूरी कहानी गड़बड़ा चुकी है, अब ये पूरा डिरेल हो चुका है यूक्रेन का मसला। तो उसी तरीके से गाजा का मसला, अब यूक्रेन के मसले में क्या है कि यूक्रेन का मसला फिर भी एक युद्ध का मसला है, जहां मिलिट्री लड़ेगी, जो पावरफुल होगा वो जीत जाएगा, ग्रुप बनेंगे, जो भी होगा। उसमें लोगों का जो नुकसान है वो थोड़ा कम होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नुकसान नहीं होगा, युद्ध हमेशा बुरा होता है, लेकिन गाजा में एक दिन भी वो बड़ा मार्मिक स्लोगन लगा रहे थे वो अमेरिका में स्टूडेंट्स कि whenever मीडिया लाइज और नेबरहुड इन गाजा डाइज, जब भी मीडिया झूठ बोलती है गाजा का एक मोहल्ला बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। तो वहां पे जो ह्यूमैनिटेरियन, जिस स्केल पे ह्यूमैनिटेरियन, मैं से कर ही नहीं, फेमाइन, बीमारियां और तमाम चीजें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी राहत मिले तो मतलब वो बहुत होगा, अच्छा लगेगा। तो देश, दुनिया, चुनाव, इजराइल, फलस्तीन और हिंदुस्तान की ये सारी बातें हमने की। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जहां खास तौर पर इंटरनेशनल मसले आते हैं वहां थोड़ा सा संभल के वो लोग चलें जो सत्ता के समर्थन में पगलाए हुए हैं। हमारी गोदी मीडिया जिस तरह से हर चीज को तमाशा बना देती है, मोहल्ले की लड़ाई बना देती है, उससे बचें, क्योंकि हर देश का अपना एक इतिहास होता है, उसकी विदेश नीति का भी अपना एक इतिहास होता है और उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, बहुत कुछ नहीं बदला जा सकता है। एक जरूरी बात जो प्रकाश भाई ने की कि चुनाव को लेकर जिस तरह से हमारे गोदी मीडिया ने कवर किया, उससे बहुत बहुत बेहतर कवर किया था इंटरनेशनल मीडिया ने। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया भी 10 साल से जो डुगडुगी बजा रहा था, वो डुगडुगी इसलिए भी बजाता है कि यहाँ जब कोई लिबरलाइजेशन के, जब कोई सुधार जिसको कहा जाता है, उसके बहुत पक्षधर होता है तो उसका फायदा पश्चिमी देशों को पहुंचता है। तो वो इसलिए भी डुगडुगी बजा रहा था। उसने भी चुनाव के बाद कुछ सवालात उठाए हैं। बाकी जैसे जैसे सरकार चलेगी वैसे वैसे तमाम चीजें आएंगी। हाँ, एक बात तय है, नेहरू जी से तुलना करके न तो नरेंद्र मोदी बड़े हो सकते हैं, न कोई और बड़ा हो सकता है। उनका समय बीत गया, जो उनको करना था वो करके चले गए। अब जो भी आता है या आया है या आएगा, उसको अपने समय के हिसाब से एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करनी होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।